दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि प्रोफेसर रवि कुमार दुबे जी के साथ हम देश की बात एक कार्यक्रम करते हैं और उसमें जो सांप्रत मुद्दे होते हैं, जो हम सबको स्पर्श करते हैं, टच करते हैं और इसके बारे में जानना समझना बहुत जरूरी होता है। ऐसे मुद्दों पर हम प्रोफेसर साहब से बात करते हैं और वो बातचीत जो है आप तक पहुंचाते हैं। आज भी करने वाले हैं। तो आज बातचीत शुरू करूँ उससे पहले मैं अभय जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। अभय जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। आपका ये माइक अनम्यूट है। हाँ, हाँ। अनम्यूट हो गया जी, जी, जी। जी। तो सर बहुत कुछ हो तो रहा है अभी देश में, है ना? हम्म। अभी वो मैच के बाद का लगातार बहुत कुछ आ रहा है अभी। आज एक और वीडियो आ गया है जो जो अपेक्षित था हम्म। कि प्रधानमंत्री अब हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो हम्म। गए वो ड्रेसिंग रूम में गए, हम्म। जबरन वो लगता था कि जबरन जो है वो गले मिल रहे थे, वो पीठ थपथपा रहे थे, वो सब देखा। उस पर भी जी। बहुत कुछ चल रहा है अभी हम्म। और हमारे दर्शकों के व्यवहार को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत टिप्पणियाँ हो रही है सर। ये भी एक हो रहा है। हम्म। हम्म। मतलब वो जय श्री राम का नारा वार्नर को देख के नारा लगाओगे वो क्या फर्क उसको क्या मतलब है? लेकिन वो बहुत कुछ हो रहा है। एक तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। हाँ, मतलब गलत मतलब कुछ भी हो मैं रहा है सर, आपको कुछ मैं आपको एक छोटा सा तजुर्बा अपना सुनाता हूँ, हमारे जी, दर्शकों को भी बहुत दिलचस्प लगेगा। जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो वो कन्वोकेशन होता है सालाना, जिसके अंदर छात्रों को शोध छात्रों को डिग्रियां दी जाती हैं, छात्रों को डिग्रियां दी जाती हैं। तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर आए। उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ। मैं भी एक कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड का चेयरमैन था, तो मुझे भी उसमें उस लिहाज से बुलाया गया। तो हम लोगों के लिए अलग एक हिस्सा बना हुआ था। उसमें हम लोग बैठे हुए थे। बड़ा अनुशासित तरीके से सारा हो रहा था, क्योंकि सुरक्षा का प्रश्न था। तो उसमें जैसे ही प्रधानमंत्री आए, हम लोगों के पीछे से ए मोदी जी जय श्री राम, मोदी जी, मोदी मोदी, मोदी जी जय श्री राम, ये सब नारे लगने लगे। तो मैंने मुड़ के देखा कि 15-20 लोग एक जगह बैठे हुए थे। बस केवल वही नारे लगा रहे थे। बाकी पूरा का पूरा सभागार जो था उसमें 6000 लोग बैठे थे। इसमें छात्र थे, अध्यापक थे, दिल्ली विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, उनमें से कोई नहीं बोल रहा था। तो ये जो होता है ना, एक खास जय श्री राम बोलना वगैरह है, ये कुछ बिल्कुल ट्रेन्ड और प्रशिक्षित लोग इस प्रकार की नारेबाजी करते हैं। जी। और हाँ, इस प्रकार की नारेबाजी उनसे करवाई जाती है ताकि एक विचारधारात्मक माहौल तैयार किया जा सके। मेरा मानना ये है कि जो मोटेरा स्टेडियम में बैठे हुए लोग हैं, हो सकता है उनमें कुछ ज़्यादा लोग नारेबाजी कर रहे हों। सर मोटेरा स्टेडियम मत कहिए, अब तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है सर। जी, 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 जी। हाँ, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कीजिए। मुझे नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहना चाहिए था। तो ये जो नारेबाज़ी है, अभी जैसे राहुल गांधी केदारनाथ गए थे, तो वहाँ भी एक कुछ लोग थे, वो उनको देख के मोदी, मोदी के नारे लगाने लगे। हुँ। ये एक तरह का प्रायोजित प्रयास होता है। जब से नरेंद्र मोदी राजनीति में आई, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में विपक्ष के लोगों को देखकर या विदेशियों को देखकर कोई जय श्री राम के नारे नहीं लगाता था, हालाँकि उनको भी राम जन्मभूमि आंदोलन का लाभ मिला था। जी, आप बताएँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये तो और भी बहुत कुछ है लेकिन आज जो आप हम जो मुद्दा चुना है उस पर अब आ जाते हैं हुँ, कि बड़ा एक देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है दर्शकों से हम मुखातिब होकर बात कर रहे हैं कि हुँ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो एक कड़ा रुख जो है या स्टैंड जिसको कह सकते हैं वो लिया जा रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक स्टैंड लिया गया है वो ये है कि राज्यपालों के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी की है। वो कहा इस मतलब इस हद तक कह दिया है कि आप जैसे समांतर सरकार चला रहे हो, अगर यही करना है तो लोकतंत्र का मतलब क्या बनता है? ऐसी ऐसी नौबत क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट को ये स्टैंड क्यों लेना पड़ा? और क्या सही में कि मतलब सही में होगी तभी तो ये चीज़ें तो हम देख ही रहे हैं हमारे सामने हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब इसमें टिप्पणी करती है इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें उनके समक्ष प्रस्तुत हुई होगी, तब जाके उन्होंने ये स्टैंड लिया होगा। तो मैं सर आपसे आज इस मुद्दे पे बातचीत करना चाहता हूँ, देश की बात इस मुद्दे पे करेंगे आज कि ऐसा देखिए मयूर भाई, हाँ, अ, जी, इसकी जड़ राजनीति में है। और वो राजनीति वहां से शुरू होती है जब भारतीय जनता पार्टी राज्यों के चुनाव में डबल इंजन की सरकार का नारा लेके उतरती है।
ये डबल इंजन की सरकार की नारे की ही ये परिणति है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाई, सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों को डांट लगा रहे हैं, उसमें दिखाई पड़ रही है। कोई भी केंद्र सरकार अगर राज्यों में डबल इंजन की सरकार का नारा लेके उतरेगी, इसका सीधा मतलब है कि वो संघवाद का पूरी तरीके से उल्लंघन करती है। नारा ही संघवाद विरोधी नारा है। ये नारा ही अपने आप में इस बात का छिपी हुई धमकी है जनता को, वोटरों को, कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चुनी तो केंद्र सरकार का आशीर्वाद आपकी सरकार, आपके द्वारा चुनी गई सरकार को नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार उसके टैक्सों का हिस्सा उसको समय पर उसका भुगतान नहीं करेगी। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल उसका काम ठीक से नहीं चलने देंगे। और व्यवहारिक स्थिति पिछले 10 साल में क्या निकल कर आई है? 10 साल में ये निकल के आई है कि केंद्र सरकार ने अघोषित रूप से, ये चीजें घोषणा पूर्वक तो होती नहीं है, अघोषित रूप से जो विपक्ष की राज सरकारें हैं वहां पर राजभवन को सत्ता का समांतर केंद्र बना दिया है। राज्यपाल बिल्कुल एक समांतर मुख्यमंत्री की तरह हर जगह आचरण करते हुए नजर आते हैं। सीधा संदेश सीधा है, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुनेंगे तो हम आपको राजनीति नहीं करने देंगे। संवैधानिक तरीके से अगर हम आपको चुनाव नहीं हरा पाते हैं तो हम आपको सरकार नहीं चलाने देंगे। ऐसा सब जगह हो रहा है। शुरू में लोगों को लगता था कि ऐसा केवल दिल्ली और पौंडीचेरी में हो रहा है, क्योंकि दिल्ली एक आधा राज्य है, उसको पूर्ण राज्य का अधिकार नहीं है, इसलिए यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर ये दावा कर सकता है कि हम ही यहाँ की सरकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ भी फैसला दे चुका है, लेकिन उस फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बना दिया तो वो फैसला पलट गया। लेकिन ये चीज जो पूर्ण राज्य है वहां भी घटित हो रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं बल्कि 4 राज्यों के ऊपर, 4 राज्यों के मामले में मुकदमा चल रहा है। एक है तमिलनाडु, एक है तेलंगाना, एक है केरल और एक है पंजाब। अब आप देखिए इन चारों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केरल में मार्क्सवादी पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कजगम की सरकार है और तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति की सरकार है। इन चारों जगहों पर जो राज्यपाल हैं वो एक ही तरह का आचरण कर रहे हैं। वो न तो फाइलों पे दस्तखत करते हैं, न ही सदन द्वारा भेजे गए पास किए हुए बिलों को मान्यता देते हैं, अपनी मोहर लगाते हैं, उनको उनके ऊपर बैठ जाते हैं, दबा के रख लेते हैं। करीबन तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयक जो वहां के राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने 3 साल से रोके हुए थे। आप सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके कान उमेठे तब उन्होंने फटाफट उन विधेयकों को वापस कर दिया और कहा कि आप तो तमिलनाडु को एक विशेष सत्र बुलाकर उन विधेयकों को अंतिम रूप से पास करना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे फिर पूछा है कि 3 साल तक आप क्या कर रहे थे इसके ऊपर। तो ये सभी जगह चल रहा है। ये पंजाब की सरकार के साथ भी चल रहा है, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां तो ये चलता ही है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इस बार ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने संघवाद का जुलूस निकाल दिया है पूरी तरीके से। अगर आप, सीधी धमकी है, भाजपा की सरकार चुनो वरना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं जब देखता हूं पीछे मुड़ के, तो क्योंकि हम तो अब सद्भाग्य कहें या जो भी कहें, हम तो इस तरह की जो शासन प्रणाली है उसको 2001 अक्टूबर से देखते आ रहे हैं। ठीक है, नहीं, इसमें एक छोटी सी बात मैं और जोड़ दूं, माफ कीजिए। अगर आप जी जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां के राज्यपालों को आचरण देखेंगे तो आप पाएंगे वो तो गाय के समान सीधे हैं। वो चुपचाप बैठे रहते हैं राजभवन में, और जो कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से, सदन की तरफ से भेजा जाता है, चुपचाप उसके ऊपर अपनी मोहर लगाते रहते हैं, दस्तखत करते रहते हैं। उनका काम सिर्फ औपचारिक है, वो उद्घाटन करते हैं, शोभा प्रतिष्ठा के साथ वहां पर हर जगह जाके बैठते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, देश में 2 तरह के राज्यपाल हैं। एक राज्यपाल वो है जो विपक्ष की सरकारों को परेशान कर रहा है, और एक राज्यपाल वो है जो कि सत्ता पक्ष की सरकारों के साथ पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। बिल्कुल। और दूसरा, हम तो यहाँ भी ये भी देख रहे हैं कि हमारे अभी तो देवव्रत जी हैं राज्यपाल, पर एक चीज देखिए सर कि पहले के मुकाबले इस मोदी सरकार जब से बैठी है सत्ता में केंद्र में, जहाँ मतलब मैं गुजरात को लेकर तो मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल राज्यपालों का जो दबदबा और जो कहते हैं ना कि उनका, चाहे वो पब्लिक इवेंट में दिखने की मात्रा में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। और वो ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि जो शिक्षा संस्थान, यूनिवर्सिटीज जो होती है, वो ऑब्वियसली उसके ऑटोमेटिक तरीके से वो उसके होते हैं चांसलर। हाँ, होते हैं। उन सब चीजों में दखल भी जो है वो भी बहुत
बड़ी तरह से मैं बढ़ती हुई देख रहा हूँ पिछले कुछ ये 9 साढ़े 9 साल से। मेरे ख्याल से और भी सब जगह ये होता ही होगा। तो एक ये भी है। और दूसरा सर मैं ये कह रहा था कि ये जो आप कह रहे हैं ना, हमारे यहाँ हमने जब विशेष रूप से हमने 2003 के बाद से ज्यादा देखना शुरू किया कि जो क्योंकि 2002 के चुनाव में 51 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिली थी। ठीक है, वो पूरा एक वो हिंदुत्व वाला जो है वो एक चला उसके बाद भी। तो उन 51 कंस्टिट्यूंसीज में, बैठकों में, विधानसभा क्षेत्रों में जो काम होने चाहिए विकास के, वो रुकने लगे, वो दबने लगे। और वो 2013 तक तो ऐसी स्थिति हो गई थी, क्योंकि उनके काम हो, जैसा अभी ये डबल इंजन वाला हो रहा है ना, वैसे वहां ये था कि जिसने कांग्रेस को जिताया है तो उसका काम नहीं होगा। और बहुत सारे आंदोलन करने की कोशिश की गई, पर उनको फिर जो है वो कड़े हाथों से, जो उसको मतलब सख्त हाथों से दबा दिया गया। तो यही अब वही मॉडल बड़ा होके अब राज्यों में, पूरे देश में हमको आप देखने को मिल ठीक रहा कह है। रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि उसने ये जो मॉडल चला रखा है, जो अभी आपने गुजरात का उदाहरण दिया, इस मॉडल के कारण जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाएंगे तो लोग, विपक्ष के लोग उन्हें अपना प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर देंगे और प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं रहेगी, उनकी जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है वो नहीं रहेगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से ये तर्क लगातार दिया जाता है कि नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के ही प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी विपक्ष की सरकार, विपक्ष की पार्टियों के भी प्रधानमंत्री हैं। सवाल इस बात का है कि अगर नरेंद्र मोदी विपक्षी सरकारों के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देश की सभी राजनीतिक शक्तियों के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उन्हें जब उनको सत्ता मिलती है तो उसी प्रकार का उन्हें आचरण भी तो करना होगा। भाई, आप एक बार चुनाव जीत गए, हिंदुस्तान में फर्स्ट पोस्ट वाला सिस्टम है, जो पहले मारे सो मीर, यानी जिसको 51 वोट मिल गए उसको सब कुछ मिल गया है, रनर अप नहीं होता है, उपविजेता नहीं होता है। उपविजेता को ऐसे ओलंपिक में रजत पदक मिल जाता है, यहाँ रजत पदक और कांस्य पदक नहीं होता है। भारत की जो चुनावी व्यवस्था है उसमें केवल स्वर्ण पदक होता है, जीतने वाले को ही सब कुछ मिलता है, हारने वाला एक तरह से उसकी सदाशयता पर, उसके रहमो करम पर निर्भर है। तो ये स्थिति है। अब भाजपा की तरफ से विपक्ष को एक जरा भी गुंजाइश नहीं दी जाती, जबकि लोकतंत्र का नियम यह है कि केवल सत्ता पक्ष को ही सरकार नहीं चलानी है, उसे विपक्ष के साथ मिलकर सरकार चलानी है। सही बात है। और आज ही मैं पढ़ रहा था, ये सुप्रीम ने एक और बड़ा कड़ा रुख कॉलेजियम को लेकर, ये खबर पढ़ रहा था अभी, बिल्कुल मेरे सामने ही थी कि जजेस की जो नियुक्ति है उसको लेकर भी। हाँ, तो अब वो सीधा पुराना विवाद चल रहा है। अब आप देखिए कि संविधान का एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में राज्यपालों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। एक दूसरा अनुच्छेद यह है जो खास तौर से बताता है कि सदन जब उनके पास एक विधेयक भेजेगा स्वीकृति के लिए, तो राज्यपाल उसके प्रति क्या आचरण करेंगे। एक तरह से राज्यपाल 4 तरह के रवैये अपना सकता है किसी विधेयक के प्रति। पहली बात तो ये, उस विधेयक को वो तुरंत स्वीकार कर ले। दूसरी बात यह है कि उसको अस्वीकार कर दे विधेयक को, और अस्वीकार करके दोबारा सदन को पुनर्विचार के लिए भेज दे। और तीसरी बात यह है कि उसको वो रोक ले और वो राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको भेज दे। ये कहीं नहीं है कि उसको वो अपने पास रखे रहेगा। और संविधान उस धारा के साथ साफ लिखा हुआ है कि जितनी जल्दी संभव हो सके, एज सून एज पॉसिबल, उस विधेयक को सदन को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना चाहिए। सदन अगर पुनर्विचार करके उस विधेयक को फिर से संशोधित करके या बिना संशोधित किए फिर राज्यपाल को भेजता है, तो राज्यपाल लाजमी तौर पर उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि वो एक चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। और ये भी जो एक अंत में आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एक लगातार तरीका हम देख रहे हैं केंद्र सरकार का, चुनी हुई सरकार है, ऑब्वियसली चुने हुए लोग हैं, लेकिन जो एक रवैया देख रहे हैं जुडिशरी के प्रति इनका, जब किरण रिजिजू भी जब कानून मंत्री हुआ करते थे तब भी उनका जो पब्लिकली जो टिप्पणियां करते थे वो भी हमने सबने देखा हुआ है। अभी भी ये जैसे आपने कहा कि वो एलजी को लेकर, दिल्ली के एलजी को लेकर जो सुप्रीम ने आदेश दिया, तो फिर उन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। और कॉलेजियम को लेकर भी, जजेस की नियुक्ति को लेकर भी आज जो मैं खबर पढ़ रहा हूँ, जो हमारे अखबारों में फ्रंट पेज 8 कॉलम की है, उसमें लिखा हुआ है कि जजेस की नियुक्ति को लेकर पिक एंड चूज पॉलिसी के सामने सुप्रीम कोर्ट जो है वो खफा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 2 सिख एडवोकेट है, उनकी जज के तौर पर नियुक्ति में जो विलंब हो रहा है उसको लेकर बहुत टिप्पणी की है।
और गुजरात के जो 4 जजेस हैं उसकी ट्रांसफर क्यों नहीं की जा रही है, आप क्या संकेत देना चाहते हैं, ऐसा भी जज जो है सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने पूछा है। तो मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कुछ भी नहीं मानते हैं, या तो नहीं मानता है, ऐसा बिल्कुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या इसमें मयूर भाई आपने जिन बातों पे उंगली रखी है वो सभी बातें विचारणीय हैं और हम लोग बीच-बीच में इन सब बातों पे विचार करेंगे करेंगे? कि रोजमर्रा की राजनीति से जुड़े हुए मसले नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं अगर हम लोग वास्तव में लोकतंत्र की क्वालिटी, लोकतंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहते हैं। देखिए, जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने 2 ऐसे काम किए जिनके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन उन्होंने गंभीरतापूर्वक ये काम किए। वो दोनों काम ये थे कि मीडिया का प्रबंधन कैसे किया जाए और जी, न्यायपालिका का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि ये दोनों चीजें प्रधानमंत्री के तौर पर उनके दायरे के काफी कुछ बाहर थी। भाई, जजों को संविधान के मुताबिक ऐसी स्वायत्ता प्राप्त है कि वो सरकार के निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं और उनके खिलाफ फैसले दे सकते हैं और मीडिया सरकार की आलोचना कर सकता है और ओपिनियन मेकिंग का जनमत बनाने का काम कर सकता है। तो वो प्रधानमंत्री उनके सलाहकारों ने कुछ गुप्त रणनीतियां बनाई, कुछ खुफिया रणनीतियां बनाई। इन्हीं खुफिया रणनीतियों को क्रमशः बार-बार चतुराई से लागू किया जा रहा है। मीडिया के बारे में रणनीति ये थी कि उन्होंने एक नैरेटिव थ्योरी बनाई कि किस तरीके से एक खुशनुमा कहानी सुनाई जाए लगातार देश की जनता को और उस कहानी को सुनाने में मीडिया को सहभागी बनाया जाए। ये लगातार 2014 से वो सोचते रहे, कदम-ब-कदम काम करते रहे और 2022 तक आते-आते उन्होंने बाकायदा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया एक, जिसने 6 अनौपचारिक बैठकें की और उसमें उन्होंने बताया कि गुड न्यूज़ किस तरीके से मीडिया को थमाई जाए। मीडिया को लगातार गुड न्यूज़ छापनी है, गुड न्यूज़ सुनानी है सरकार के बारे में। दूसरी तरफ उन्होंने लगातार जुडिशरी को कैसे दबाव में रखा जाए और उसके लिए जजों को नियुक्त करने का जो केंद्र सरकार का अधिकार है, उस अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। यही अधिकार राज्यपालों के बारे में भी उनके पास है। देखिए, राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव से इस देश की राजनीति बदलती रही है। आपको याद होगा जिस तरह वीवी गिरी चुने गए थे, जी, उससे जी, इस देश जी। की राजनीति एक ज़माने में बदली थी। और जिस तरीके से ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी उनको खत लिख दिया था, उससे राजनीति में भूचाल आ गया था। तो बिल्कुल, राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट अगर नाराज हो जाए तो केवल इसलिए राष्ट्रपति नहीं हट सकते। लेकिन जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है और केंद्र सरकार का मन होगा जब चाहेगा तो उसको हटा सकती है। हटा और केंद्र सकते सरकार किसी से खुश है तो सारे जीवन वो राज्यपाल बना रहता है। महामहिम शब्द उसके नाम के साथ स्थायी रूप से लग जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी अफसर की तरह से अफसरों का ट्रांसफर होता बिल्कुल, है, उसके राज्यपालों का ट्रांसफर होता रहता है। होता तो रहता है। राज्यपाल बिल्कुल केंद्र सरकार का एजेंट है और वो केंद्र सरकार को खुश रखने के लिए उसके आदेशों पे काम करता है। आप आर एन रवि को लीजिए जो तमिलनाडु के हाँ, राज्यपाल हैं। देखिए, जब वो पुलिस के बड़े सक्षम और मशहूर अफसर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पुलिस अफसर के रूप तौर पे। उनकी बड़ी ख्याति थी आर एन रवि की। जी, लेकिन जब वो राज्यपाल बने तो बिल्कुल केंद्र सरकार अपना जो विवेक है उनका, उस विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे वो। बिल्कुल केंद्र सरकार के आदेश पे उन्हें काम करना पड़ रहा है। जो जी, मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं, जब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तब किस तरह का आचरण करते? बाकायदा पश्चिम बंगाल की हाँ, जनता के नाम संदेश जारी करते थे, जैसे कि वो उसके नेता हों। नेता। हाँ, तो ये स्थिति थी। तो ये स्थिति बना रखी है इन लोगों ने और लोकतंत्र का बिल्कुल कबाड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। बस मुझे लगता है कि अब आज देश की बात में आज इतना काफ़ी रहेगा और जी, और मुद्दों पर जो है हम दर्शकों के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए प्रस्तुत होते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने वक़्त निकाला और इस मुद्दे पे जो है आपने रोशनी डाली। तो दोस्तों ये आज के दिन की देश की बात थी जो आपने सुनी। अब बस यही हम हमेशा कहते हैं कि हम तो ऐसे मुद्दे जो हम सबको टच करते हो, स्पर्श करते हो, उन सब मुद्दों पर और वो जो सेंसिबल मुद्दे हैं वैसे मुद्दों को हम आप तक रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। आपकी राय इस बारे में जानना हमको बहुत ज़रूरी लगता है, तो हम हमेशा आपसे विनती करते हैं कि वो एक कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी सोच रहे हैं, वो लिख के हमको ज़रूर से बताइएगा। बात अगर आपको हमारी अच्छी लगती हो, सही लगती हो, पसंद आती हो, तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। इसकी लिंक को हो सके उतना फिर शेयर कर दीजिए ताकि ये बातचीत जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाए। और हमारा जो चैनल है 4 पीएम उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने आस-पास के लोगों से करवाएँ।
और वो जो एक बटन है ज्वाइन वाला, अगर वो ज्वाइन का बटन दबाएंगे तो हम जो ये पत्रकारिता करते हैं उसको समर्थन मिलेगा, आपकी ओर से प्रोत्साहन मिलेगा, जिसकी हमें हमेशा जरूरत रहती है। क्योंकि जो पत्रकारिता हम कर रहे हैं उसमें निडरता और सच्चाई और प्रामाणिकता जो है वही बल है हमारा। तो उसमें अगर आप हमको समर्थन देते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी हमारे प्रादेशिक चैनल है बहुत सारे, आप सबको पता है, आप वहां भी प्रदेश की खबरों को सुनने के लिए जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।